हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। आज का जो लेक्चर है हमारा वो हम लोग मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल जो कि सिविल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर के लिए है उसका 2020 का जो आपका आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था उसका हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो डिस्कशन करने के पहले सबसे पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस और कुछ रूल्स है वो मैं आप लोग से शेयर कर देता हूं ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले कि ये वीडियो जो है हमारा 2020 का है, प्रीवियस ईयर किसका, बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल सिविल इंजीनियरिंग, और ये पूरा पूरा किस पर डिपेंडेंट है, न्यू कोर्स पर। तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि न्यू कोर्स है या ओल्ड कोर्स है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो वीडियो है वो 2 पार्ट्स में आएगा। आज हम लोग पहला पार्ट देखेंगे और कल हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव पूरा देख लेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 तक, टोटल 9 क्वेश्चन आता है, तो ऑब्जेक्टिव प्लस अप टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड देन पार्ट 2 में 5th से लेकर के 9 तक हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पर तीसरा जो है वो ये है कि जब हमारा एप्लीकेशन चल रहा था, एप्लीकेशन में जब हमारा कोर्स अपडेट हो रहा था, तो मैक्सिमम बच्चों का ये कमेंट है कि सर कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है, कोर्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट है। अगर आप आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी को देखोगे तो सिलेबस बहुत ज्यादा भर के दिया है, उसमें बहुत कुछ ऐसा जो नहीं पढ़ने लायक है। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ने लायक है, उसका कोई फ्यूचर स्कोप नहीं है। फ्यूचर स्कोप मतलब उससे क्वेश्चंस नहीं आता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अप्रॉक्स 80 to 90 वीडियो डाला हुआ होगा, उससे ज्यादा ही होगा बट मिनिमम 80 वीडियो तो होगा ही। तो आप वो 80 वीडियो कंप्लीट करिए, बिना दिमाग में ये डाउट रखिए कि सर कोर्स कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। और हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया है वो सारा का सारा उसी वीडियो से है। ऐसा नहीं है कि जो हमने नहीं पढ़ाया वो आ गया है। तो आपका सिलेबस, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो टॉपिक है उसका इंपॉर्टेंस को देखते हुए सिलेबस को कंप्लीट कराया गया है। क्योंकि टाइम बहुत कम देता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के साथ साथ और भी अदर सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मात्र 6 महीना, तो वो चीज पढ़ना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा पूरे प्रीवियस ईयर में जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स या फिर जो मैंने नहीं पढ़ाया है वो आपसे आ गया है। तो ये डाउट मन में नहीं रखना है कि सिलेबस हुआ है कि नहीं हुआ है। बाकी बचा हुआ टॉपिक भी जल्दी ही कंप्लीट होगा, आने वाले हफ्ता में सारा कंप्लीट हो जाएगा। बट पहले वो कंप्लीट करा दिया गया जिससे क्वेश्चन एक्चुअली में आता है। तो आप उस चीज को छोड़ो, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है सिलेबस की नहीं उस पर ध्यान नहीं दो। आप 80 जो वीडियो अवेलेबल है, 80-90 वीडियो वो देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है हमारे इस हमारा जो भी प्रीवियस ईयर है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का, वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव में टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं और 10 क्वेश्चन में आपको 7 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। मतलब समझिए 14 नंबर उधर और 3 सेकंड 3 4, मतलब हम लोग टोटल आज 4 14 इंटू 4 56 नंबर डिस्कस करने वाले हैं और बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में हमें 10 में से 7 ही बनाना होता है, बट हम लोग यहाँ पर 10 का 10 डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ डिस्कशन क्लास है, यहाँ तो कोई एग्जामिनेशन हो नहीं रहा है कि मैं 7 ही बनाकर मैं निकल जाऊंगा। आपको पूरा पूरा मैं 10 यहाँ पर सॉल्व करके दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन आप लोग को डिस्प्ले होगा साइड में, तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लेना। तो बनाना कैसे है, सबसे पहले जब क्वेश्चन यहाँ पर डिस्प्ले होगा आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, खुद से सॉल्व करोगे, उसके बाद रिज्यूम करोगे वीडियो को और फिर देखोगे हमसे आंसर मैच किया कि नहीं। वही चीज आपको टोटल में थ्रू आउट द लेक्चर करना है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको थ्रू आउट द क्वेश्चन क्या करना, थ्रू आउट द वीडियो क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, खुद से बनाना है। बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए बोलता है, क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बोलता है द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ द फोर्स इज नोन एज। पूरे लेक्चर में मैं चिल्ला चिल्ला कर बोला और कहीं ना कहीं मैंने वो जो छत के ऊपर जो पिलर्स होते हैं उसका मैंने एग्जांपल लिया और मैं बार बार बोलता था कि जब पिलर को हम लोग छोड़ते हैं तो वापस आ जाता है। तो वो किस प्रॉपर्टी के कारण था, वो इलास्टिसिटी, वो क्या था, इलास्टिक। आफ्टर सम टाइम ज्यादा फोर्स लगाते थे तो वो इलास्टिक से प्लास्टिक में कन्वर्ट होता था और वापस नहीं आता था। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से भी समझाए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो है, ए का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इलास्टिसिटी। होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए समझ में आया होगा और हर बच्चे 2020 में जो हमसे पढ़े होंगे वो कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करके आए होंगे। अब आते हैं बी में, सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन, वो भी आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। आप क्वेश्चन वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसके बाद रिज्यूम करिए और समझिए। बोलता है द मटेरियल विच हैव द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल द डायरेक्शन। क्लास नोट्स वीडियो से है, ऑब्वियस सी बात है। मैंने आइसोट्रोपिक होमोजेनस आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने क्या बोला था कि आइसोट्रोपिक मटेरियल वो होता है जहां
एक पॉइंट पर हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होता है, और होमोजेनस वो होता है कि हर पॉइंट पर किसी एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होता है। आइसोट्रोपिक होमोजेनस मिलाकर क्या बोले थे, हर पॉइंट पर हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होता है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल द डायरेक्शन, यहाँ पर डायरेक्शन की बात कर रहा है, मतलब प्रॉपर्टी हमारा पॉइंट डिपेंडेंट है, पॉइंट चेंज होगा प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन से प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, और उसको क्या बोलते थे हम लोग, आइसोट्रोपिक। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर बी है, इसका क्या हो जाएगा आंसर हमारा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, और ये क्या है हमारा, आइसोट्रोपिक। तो होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सी पर चलते हैं। सी हमारा बोलता है क्वेश्चन, सी क्वेश्चन बहुत लोगों को छूटा होगा, लेकिन दिमाग नहीं लगाना है, अगर ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम समझ में आ गया होगा वो क्वेश्चन नंबर सी भी निकाल जाता है, ठीक है। बोलता है क्या, विच पॉइंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अकर आफ्टर इल्ड प्लेटू। इसमें एक वर्ड लगाया है इल्ड प्लेटू। इल्ड प्लेटू क्या होता है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की ओर बढ़ते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये था हमारा, जहां एक्स एक्सिस हमारा क्या था, स्ट्रेन, और बाई क्या था हमारा, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या था हमारा, कुछ इस प्रकार से, ये था हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, जहां पर एक था हमारा इल्ड पॉइंट, इलास्टिक पॉइंट, सॉरी ये था हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, अपर इल्ड पॉइंट, लोअर इल्ड पॉइंट, और ये हमारा क्या था, अल्टीमेट पॉइंट। तो ये जो हमारा पोर्शन है हमारा क्या है, कौन सा प्लेटू, इल्ड प्लेटू। तो इल्ड प्लेटू के बाद कौन सा पॉइंट आ रहा है, अल्टीमेट पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, अल्टीमेट पॉइंट। तो सी का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है। अब आइए ऑप्शन नंबर डी, सो क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। बोलता है क्या, इलास्टिक लिमिट इज द पॉइंट। अब ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे होगे साइड में डिस्प्ले हो रहा है, तो इसमें आपको समझना है क्या चीज, वो देखते हैं। बोलता है इलास्टिक लिमिट इज द पॉइंट, ये किस पे डिपेंड करता है, इलास्टिक लिमिट किस पे डिपेंड करता है। तो बोलता क्या है, अप टू विच, इलास्टिक लिमिट इज द पॉइंट अप टू विच स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हम लोगों ने पूरा जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ा था तो चिल्ला चिल्ला कर मैंने ये बात बोला था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू व्हाट, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। इलास्टिक लिमिट मैंने कहीं नहीं बोला था। तो जिन बच्चों को कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन दूर करिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, गलत। 2 क्या बोलता है, एट विच इलोंगेशन टेक्स प्लेस विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल लोड। जहां पर इलोंगेशन मतलब हम किसी लोड लगा ही नहीं रहे हैं और इलोंगेशन हो रहा है, ये तो फ्लूइडिटी का पार्ट है ना, तो प्लास्टिसिटी का पार्ट, इलास्टिक कहां, ठीक है। फिर क्या बोलता है, अप टू विच इफ द लोड इज रिमूव्ड ओरिजिनल वॉल्यूम एंड शेप आर रिगेन्ड। यस, हम लोग पढ़े थे कि इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होता है जहां तक हमारा जो बॉडी है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी को शो करता है, मतलब हम लोगों ने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स हटाया, वापस अपनी जगह पर आ गया। तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी का 3। किन्हीं बच्चों को अगर डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में, ये वीडियो आप कहीं भी देख रहे हो, चाहे आप YouTube पर देख रहे हो, चाहे आप हमारे एप्लीकेशन पे देख रहे हो, जो भी मीडियम है, चाहे YouTube है तो कमेंट सेक्शन, या फिर हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर व्हाट्सअप करना है, या फिर अगर एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो पर्सनल चैट, ग्रुप चैट मत करना, पर्सनल चैट करना। पर्सनल चैट में थोड़ा ज्यादा हम लोग का नजर होता है, ग्रुप चैट में तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हम लोग नहीं देखना, मतलब हम लोग नहीं देख पाते हैं बहुत सारी चीजें। तो पर्सनल चैट में आप डालोगे सर इस क्वेश्चन में, इस प्रॉब्लम में हमको, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक। अब आ जाइए ई पर, क्वेश्चन नंबर ई, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर ई। बोलता है व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट द एंड सपोर्ट ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम। जब आप लोग को मॉड्यूल 8 में एसएफडी और बीएमडी पढ़ाया जा रहा था, तो वहां पर बताया गया था कि सिंपली सपोर्टेड बीम ये होता है जहां दोनों सपोर्ट पर क्या हो, हिंज ज्वाइंट, जहां दोनों सपोर्ट पर क्या हो, हिंज ज्वाइंट। अब जब मॉड्यूल नंबर 1 हम लोग पढ़े थे, जिसमें टाइप्स ऑफ बीम पढ़े थे, वहां बोले थे कि रिएक्शन कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग ये देखेंगे कि इस पर कौन कौन सा फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम को ये रोक रहा है। तो ये क्या था हमारा, हिंज। हिंज मतलब कुछ इस प्रकार का, अगर इसको हम जूम करें तो कुछ इस प्रकार का होता है कनेक्शन हिंज का, ये ऐसा कुछ होता है। यहां पर क्या होता है, एक पिन ज्वाइंट होता है। अब अगर इसे हम यहां से फोर्स डालेंगे तो क्या ये मोमेंट को रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा, ये क्या करेगा, घूम जाएगा, कुछ ऐसा। तो मोमेंट को रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, 0 होगा।
तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट द इंड सपोर्ट्स ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 0। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो होप आप लोग 5 क्वेश्चन तो इजीली समझे होंगे, ये 5 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, मतलब हमारा हो गया यहां से क्वेश्चन नंबर एफ। एफ क्या बोलता है देखते हैं। एफ बोलता है टॉर्सनल सेक्शन मॉडुलस इज आल्सो नोन एज। टॉर्सनल सेक्शन मॉडुलस मतलब क्या बोल रहा है हमें निकालने के लिए, हम लोग पढ़े थे टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। ये हम लोगों ने टॉर्सनल इक्वेशन किया था, हम लोगों ने देखा था। ये जो हमारा जे है इसे क्या बोलते हैं, टॉर्सनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू टी अपॉन जे बाई आर, इसे क्या बोलते हैं जेड पी। और ये क्या है हमारा टॉर्सनल सेक्शनल मॉडुलस। मॉडुलस, और इसे एक और नाम जानते हैं, वो क्या होता है हमारा पोलर सेक्शनल मॉडुलस। ये मैंने कब बताया था, जब हम लोग बेसिक मैकेनिक्स पढ़ रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वहां पर मैंने बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का 2 थ्योरम, एक था परपेंडिकुलर एक्सिस और एक था पैरेलल एक्सिस। तो परपेंडिकुलर एक्सिस से हम लोग अलोंग जेड एक्सिस निकालते थे और उसे क्या बोलते थे पोलर सेक्शन मॉडुलस। और उसे ही मैंने बोला था कि बाबू जब टॉर्सन आप पढ़ोगे, शियर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्सन इफेक्ट पढ़ोगे, तो वहां पर जो आपका आएगा सेक्शनल मॉडुलस तो क्या कहेंगे पोलर सेक्शन मॉडुलस। तो एफ का क्या आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, एफ बोल रहा है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 पोलर मॉडुलस। ठीक है, एफ के बाद आते हैं अब जी पर। होप आप यहां तक वीडियो को सारे क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। जी बोलता है कि विच ऑफ द प्रॉपर्टी इज अनडिजायरेबल फॉर सॉफ्ट मटेरियल। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि कोई भी हमारा सॉफ्ट मटेरियल है तो उसमें प्रॉपर्टी कौन सा अनडिजायरेबल है। तो इसमें हम लोग 2 चीज दिखेंगे, पहला कि कौन कौन डिजायरेबल है और जो डिजायरेबल नहीं है वो क्या है हमारे लिए अनडिजायरेबल है। तो सबसे पहले बात करिए सॉफ्ट क्या होता है। सॉफ्ट की अगर हम लोग बात करें तो सॉफ्ट क्या होता है, एक सर्कुलर जो एक इंड पे क्या होता है फिक्स, और इस पर क्या लगता है टॉर्सन, टॉर्क लगता है। सॉफ्ट क्या होता है, आप लोग गाड़ी देखे होंगे तो ट्रक वगैरह में आप देखे होंगे कि पिछले चक्के से एक रॉड टाइप का कनेक्टेड होता है जो घूमते रहता है, वो क्या है हमारा सॉफ्ट। जनरेटर देखते होंगे घुमाने के बाद वो घूमता है, वो क्या है हमारा सॉफ्ट। तो सॉफ्ट क्या होता है, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है जिसपे हमेशा कंटिन्यूअसली टॉर्क लगता है। अब जब टॉर्क लग रहा है, टॉर्क लग रहा है तो इसके कारण कोई शियर स्ट्रेस तो आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं टी बाई जे इक्वल टू टॉ इक्वल टू जी थीटा बाई एल, तो शियर स्ट्रेस लग रहा होगा। अब बताइए अगर इसका शियर स्ट्रेस कमजोर रहेगा तो क्या हमारा ये काम कर पाएगा, सॉफ्ट आराम से इजीली ब्रेक कर जाएगा। तो पहला क्या बोलता है हाई शियर एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो शियर स्ट्रेंथ तो हाई होना चाहिए ना, अगर शियर स्ट्रेंथ लो हो जाएगा तो ब्रेक कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है मेरा डिजायरेबल प्रॉपर्टी है, इसमें पूछ कर रहा है अनडिजायरेबल, तो 1 तो होगा नहीं। दूसरा बोलता है गुड मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी मतलब क्या होता है, वो सब्सटेंस जिसे हम इजीली मशीनिंग कर सके। मशीनिंग मतलब उसका शेप चेंज कर सके। अब नेचर से हमें तो ऑब्जेक्ट ऐसा मिलेगा नहीं, हमें क्या मिलेगा ओर के फॉर्म में जमीन के अंदर। अब उसे अगर हमको इस शेप में बाट काटना है तो हमें इसका मशीनिंग करना पड़ेगा। तो अगर इसका मशीनेबिलिटी खराब होगा तो हम इजीली इसको मशीने इस इजीली शेप तो कर नहीं पाएंगे। तो डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या है, मशीनेबिलिटी अच्छा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है गुड मशीनेबिलिटी, ये क्या है हमारा डिजायरेबल प्रॉपर्टी। बट पूछ क्या रहा है अनडिजायरेबल, तो ये भी नहीं होगा आंसर। हाई फटीग स्ट्रेंथ, देखिए फटीग मतलब क्या होता है, आप लोग शायद फॉर्म 1 में पढ़े होंगे। फटीग का मतलब होता है जब साइक्लिक लोड लगता है। फॉर एग्जांपल अगर इसे हम लोग कुछ ऐसे ऐसे अप डाउन करते रहे तो क्या हो रहा है साइक्लिक लोड हो रहा है। साइक्लिक मतलब लोड रिवर्स हो रहा है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। तो उसके कारण जो ब्रेकेज होता है क्या कहते हैं फटीग फेल्यूअर, और जो स्ट्रेंथ होता है क्या कहते हैं फटीग स्ट्रेंथ। तो ऑब्वियस सी बात है टेंस किसी तरह का भी सॉफ्ट हो बीम हो कुछ भी हो, उसका फटीग स्ट्रेंथ तो स्ट्रांग होना चाहिए ना। अगर खराब हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है फटीग स्ट्रेंथ ही खराब है,
तो फेल कर जाएगा। तो बोल कह रहा है हाई फटीग स्ट्रेंथ, तो हाई फटीग स्ट्रेंथ भी क्या है मेरा डिजायरेबल प्रॉपर्टी, तो अनडिजायरेबल तो हो नहीं सकता है। तो लास्ट में बचा क्या ऑप्शन नंबर 4, और वो क्या बोल रहा है गुड कास्टेबिलिटी। अब समझिए गुड कास्टेबिलिटी अनडिजायरेबल क्यों है। आप लोगों ने तो चलो तीन चीज हम लोग ऑड वन आउट करके निकाल दिया, बट हमें समझना जरूरी है गुड कास्टेबिलिटी होता क्या है। देखिए सबसे पहले बात क्या करता है, जो कास्टेबिलिटी, कास्टेबिलिटी मतलब जो जिसका हम लोग कास्टिंग कर सके, और कास्टिंग किसका करते हैं, जो कास्टिंग प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है आपका ब्रिटल मटेरियल होता है। कास्टिंग प्रोडक्ट कैसा होता है ब्रिटल मटेरियल। तो अगर ब्रिटल मटेरियल जैसे कि आयरन है, उसको अगर हम वो उसका क्या है कास्टेबिलिटी बहुत अच्छा है, आयरन का क्या है कास्टेबिलिटी बहुत अच्छा है। तो अगर आयरन को अगर हम यूज करेंगे यहाँ पर साफ्ट के फॉर्म में, तो क्या होगा कि उससे क्या हो जाएगा हमारा जो साफ्ट है वो ब्रिटल बनेगा, और क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन होगा। कास्टिंग क्या होता है, मेटल को मेल्ट करके उसे फिर से शेप कर देना। तो जब मेल्ट हो रहा है मतलब हायर क्या हो रहा है टेम्परेचर जा रहा है, टेम्परेचर हायर ऑक्सीडेशन होने का चांस ज्यादा है। तो ऑक्सीडेशन होने से क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर और मैकेनिकल फेलियर होने का चांस ज्यादा होता है। तो हमारा जो साफ्ट है वो कास्टेबिलिटी नहीं उसका होना चाहिए, वो कास्टेबिलिटी नहीं रखना चाहिए, मैंने कास्टिंग नहीं यूज करते हैं उसमें, ठीक है। तो हम लोगों ने जी तक पढ़ लिया। अब एच की बात करते हैं और एच समझते हैं एच क्या कहता है। देखिए एच में थोड़ा सा समझने की बात है, बोलता है बेंडिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, आप क्वेश्चन को समझिए मेरे साथ साथ देखते चलेगा ऑप्शन। बेंडिंग स्ट्रेस इज directly proportional to distance of layer from neutral layer, inversely proportional to the distance of layer from the neutral layer, directly proportional to moment of area, and fourth does not depend on the distance of layer of neutral layer। अब देखिए इसको समझने का दो तरीका। सबसे पहले हम बेसिक से चलते हैं। जानते हैं हम लोग सिग्मा बी इज इक्वल टू एम बाई पाई आई। मोमेंट ऑफ इनर्सी सॉरी बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल लेयर अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ये हम लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है सिग्मा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है क्या इसमें 1 2 3 है सॉरी 1 क्या बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सिग्मा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई। 2 क्या कह रहा है सिग्मा बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाई। 3 क्या कह रहा है सिग्मा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया मोमेंट, क्या है एरिया मोमेंट है ना, हाँ मोमेंट ऑफ एरिया। 4th क्या कहता है सिग्मा बी का कोई रिलेशन ही नहीं है बाई के साथ, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन बाई। अब जो बच्चा पूरा नहीं देखेगा, देखिए क्वेश्चन बनाना है ना ऑब्जेक्टिव, तो ये आर्ट होना चाहिए कि हम सारा ऑप्शन रीड करें। जो बच्चा फर्स्ट ऑप्शन देखेगा इस इक्वेशन को देखेगा वो पहला टिक मार्क निकल जाएगा। बट ये कहा गया ये भी तो इसके अकॉर्डिंग सही है कि एरिया मोमेंट पर वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो भाई अब ये दोनों में से क्या होगा, इसको समझने का दो तरीका। सबसे पहला क्या बोल रहा है कि अगर 22 ये पहला सही है, जिस बच्चों को कुछ नहीं आता है, मान लीजिए हम वैसा लेकर चलते कुछ नहीं आ रहा है, बहुत बार ऐसा क्या होता है ना कि आपका जो कॉमन सेंस है ना वो आपका सॉल्यूशन निकाल देगा। और मैं हमेशा बोलता हूं गेट जैसे एग्जामिनेशन में जो कि बहुत टफ माना जाता है खुद में, तो गेट जैसा एग्जामिनेशन में अगर आपको 2-3 चीज का ध्यान है, जैसे कि आपको यूनिट कन्वर्जन आता है, यूनिट के बारे में समझ है कि कौन सा यूनिट क्या चीज का है, तो आप 1-2 क्वेश्चन बिना दिमाग लगाए बिना उसके बारे में फंडामेंटल जाने आप निकाल कर चले आओगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है जिन्हें कुछ नहीं आता है, बोलता है सिग्मा बाई डिपेंड ऑन बी, सिग्मा बी डिपेंड ऑन इनवर्सली, सिग्मा बी डज नॉट डिपेंड। भाई इन तीनों में से कोई तो एक सही होगा। अगर ये सही है, मान लीजिए ये अगर सही है तो ये गलत है और ये भी गलत है, ये सही है तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ बाई में क्या है कंफ्यूजन। अब बाई में अगर कंफ्यूजन है तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे एम के रिस्पेक्ट में निकालने का। अब वर्ड जो ये आई आता है, ये आई में कहीं ना कहीं बाई इन्वॉल्व है ना, ये आई में कहीं ना कहीं हमारा क्या है बाई इन्वॉल्व है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं बाई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन d/2, और आई क्या होता है π/64 d⁴, ये हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा बी इज इक्वल टू m/z, m/z। तो अब ये z क्या है सेक्शनल मॉडुलस, ये तो ये सब है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें सिग्मा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
मोमेंट ऑफ एरिया या फिर एरिया मोमेंट। ठीक है, तो हमने एच तक देख लिया। अब बात करते हैं आई। आई हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 9। 9 में क्या बोलता है, आई में पढ़िएगा, क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा साथ में। बोलता है विच स्ट्रेस कम्स व्हेन देयर इज एन इसेंट्रिक लोड अप्लाइड। बहुत आसान क्वेश्चन है, लोड का क्लासिफिकेशन हमने करवाया था, उसमें बताया गया था कि देखिए सबसे पहली बात, इसेंट्रिक मतलब क्या होता है। मान लीजिए हमारा एक ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ये इसका क्या है, न्यूट्रल पॉइंट, जो कि न्यूट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस से क्रॉस होता है। इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है वो पॉइंट जो कि सेंटर से थोड़ा अलग हो। ये यहां भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। अगर ये तीनों नहीं है यहां पर है तो क्या करेगा, यहां पर इसेंट्रिसिटी के कारण कोई फोर्स लगाएगा और इसे क्या करेगा, मूव करने की कोशिश करवाएगा। ठीक है, तो बोलता क्या है, द स्ट्रेस कम्स व्हेन देयर इज इसेंट्रिक लोड अप्लाइड। तो इसके कारण कौन सा स्ट्रेस आ रहा है, टॉर्क जनरेट कर रहा है ना, तो इस टॉर्क के कारण कौन सा स्ट्रेस आ रहा है, शियर स्ट्रेस। तो क्या हो जाएगा आंसर कि व्हेन स्ट्रेस शियर स्ट्रेस कम्स व्हेन देयर इज एन इसेंट्रिक लोड अप्लाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं जे, जो कि हमारा लास्ट है क्वेश्चन किसका, ऑब्जेक्टिव पैटर्न का। जे में बोलता है द मैक्सिमम स्लोप इन अ कैंटिलीवर बीम ऑफ अ लेंथ एल विथ मोमेंट एम एट द फ्री इंड विल बी। ये तो डायरेक्ट है क्वेश्चन, हमारा एक कैंटिलीवर है जिसमें ये हमारा फ्री इंड पर एक मोमेंट एम लगा रखा है, इसका लेंथ एल है, इसका आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई है और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। तो याद करिए हमने एक टेबल बनवाया था इसमें, जब डिफ्लेक्शन की हम लोग बात किए थे मॉड्यूल नंबर 8 में, उस टेबल में बोला गया था कि फॉर अ कैंटिलीवर बीम हम लोग जानते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू 1/c ml/ei। ये हम लोग पढ़े थे 1/c1। और कैंटिलीवर बीम के लिए क्या था, C1 C2 का क्या वैल्यू था, 1 2 2 3 6 8 24 30। ये किसके लिए था, जब ओनली मोमेंट अप्लाइड है। ये किसके लिए था, जब पॉइंट लोड था। ये किसके लिए था, यूडीएल के लिए। और ये किसके लिए था, यूवीएल के लिए। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये C1 किसके लिए था, स्लोप के लिए, और C2 किसके था, डिफ्लेक्शन के लिए। तो हमसे क्या पूछ रहा है निकालने के लिए कि जब मोमेंट है तो स्लोप क्या होगा, C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो थीटा क्या हो जाएगा ml/ei। तो आंसर क्या हो जाएगा जे का, ऑप्शन नंबर 3। तो होप आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा सारा, कैसे कैसे हम लोगों ने बनाया। अगर कहीं कोई डाउट हो आप स्क्रीनशॉट पूरा को ले सकते हो ताकि फ्यूचर में काम आ जाए। मैं हट गया हूं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद कहीं कोई डाउट हो ऑब्जेक्टिव में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स है जो कि मैं लास्ट में समझा दूंगा, चैनल्स क्या है हमारा, कैसे कैसे आप पूछ सकते हो। अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 आज के लेक्चर में देखेंगे। और उसके बाद हम लोग 5, 6, 7, 8, 9 पार्ट 2 में देखेंगे, जो कि हम लोगों ने कल डिस्कस करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्प्ले हो रहा होगा साइड में, 14 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए अभी तक 14 नंबर तो आपको आ जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब बताइए इनमें से ऐसा कौन सा टॉपिक था जो मैंने वीडियो में कवर नहीं करा है। ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूरे सिलेबस को कवर करते हैं, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन और मॉड्यूल अलग अलग होते चला जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या आपको कोई ऐसा लगा टॉपिक जो आपके वीडियो में कवर नहीं है, तो आप लोग टेंशन लेना छोड़ दीजिए। आप लोग में आदत क्या है ना, मैं मैक्सिमम बच्चों को देखता हूं, मैं पिछले 3-4 साल से एसोसिएटेड हूं टीचिंग लाइन में, तो मैं मैक्सिमम बच्चों को देखता हूं कि वो पैनिक बहुत करते हैं। आप पैनिक करना छोड़ दीजिए, सब कुछ विश्वास के साथ फैकल्टी और इंस्टीट्यूट पर छोड़ दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपका नंबर बहुत ही अच्छा आएगा, और साथ में आप फ्यूचर में जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने वाले हो, चाहे गेट, चाहे ईएससी, चाहे एसएससी, चाहे किसी भी स्टेट का पीएससी, उसमें आपको बहुत फायदा होगा। तो आप फालतू का हल्ला करना, पैनिक करना, निगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना, वो सब छोड़ दीजिए। क्योंकि एक बच्चा जिन्हें पढ़ने से कोई मतलब नहीं ना है, वो क्या करेगा, एक कमेंट डाल देगा निगेटिवली इंस्टीट्यूट और फैकल्टी के प्रति। अब बच्चा क्या करेगा, जिनको पढ़ना भी है ना वो डिस्ट्रैक्ट होंगे वहां से, तो जिन्हें नहीं पढ़ना वो क्या करेगा, वही काम करेगा, लेकिन जिनको पढ़ना है वो क्या डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये सब निगेटिव इन्वायरमेंट पर मत फोकस करो। मैं भी आपके साथ स्टूडेंट रह चुका हूं और मैं समझता हूं इस चीज को। आप मत फोकस करो, आप सिर्फ और सिर्फ
विश्वास के साथ फैकल्टी के साथ कनेक्टेड रहो, क्योंकि जो आपको पढ़ा रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं खुद पढ़े हैं और उन्हें एक्सपीरियंस है। उन पर एक विश्वास दिखाओ और पढ़ो। बाकी निगेटिव कमेंट और निगेटिव इन्वायरमेंट से आप दूर रहो, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि ऑब्जेक्टिव में कोई ऐसा टॉपिक था जो मैंने वीडियो में कवर नहीं करा है। तो आप लोग फालतू का लोड मत लो, चुपचाप पढ़ाई करो, जितना वीडियो उतना देखो, उतना से ही आपको क्वेश्चन में अच्छा अच्छा मार्क्स आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डिस्प्ले तो हो ही रहा है क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, खुद सॉल्यूशन निकाल सकते हो, क्योंकि पढ़ाया हुआ तो है ही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो 14 मार्क्स का है, मैं पूरा प्रॉपरली एक पैटर्न से बनाऊंगा। जिस पैटर्न को आप फॉलो करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना क्या है, डेटा गिवन। क्या क्या हमें डेटा गिवन है क्वेश्चन में। डेटा गिवन बोलता क्या है कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस अराउंड अ पॉइंट। देखिएगा पार्टिकल, एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट। तो किस पर बोला गया है, स्ट्रेस एट ए पॉइंट। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट अभी इसे आप ध्यान रखो। ऑन ए थिक वायर इज डिफाइंड एज, क्या क्या देख रखा है, सिग्मा एक्स एक्स इज इक्वल टू 100 मेगा पास्कल, सिग्मा बाई बाई इज इक्वल टू -86 मेगा पास्कल, सिग्मा जेड जेड इज इक्वल टू 55 मेगा पास्कल, टाउ एक्स बाई इज इक्वल टू 60 मेगा पास्कल, टाउ बाई जेड इज इक्वल टू टाउ जेड एक्स इज इक्वल टू 0। फिर क्या लिखेंगे, टू कैलकुलेट। हमें निकालना क्या क्या है। सबसे पहला चीज निकालना है वो है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मतलब सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। दूसरा क्या निकालना है, प्रिंसिपल प्लेन मतलब द एंगल at which the plane is situated so that the stress on that plane is maximum, ठीक है। मतलब हमें थीटा का वैल्यू निकालना है। तीसरा क्या बोल रहा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। और चौथा क्या निकालने कह रहा है, प्लेन, या फिर इसे बोल देंगे टाउ मैक्स प्लेन, प्लेन एसोसिएटेड विथ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मतलब वैसा प्लेन जहां हमारा शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है, मतलब टाउ मैक्स प्लेन। हमें इतना चीज दिया हुआ है, इतना चीज निकालना है। अब देखिए हम लोग एक स्टेटमेंट पढ़े थे जब हम लोग प्रिंसिपल प्लेन डिफाइन किए थे, याद करिएगा वहां पर एक स्टेटमेंट बोला गया था। उसमें यह बोला गया था कि प्रिंसिपल प्लेन को डिफाइन करने के लिए 2 पॉइंट पकड़े थे। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था वो प्लेन जहां हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस मैक्सिमम हो, उसे क्या कहेंगे, प्रिंसिपल प्लेन। दूसरा क्या बोले थे, वो प्लेन जहां हमारा शियर स्ट्रेस 0 हो, उसे क्या कहेंगे, प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। तो देखिएगा इसमें हमारा सिग्मा बाई से टाउ बाई जेड और टाउ जेड एक्स इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि जेड प्लेन में, जो जेड प्लेन है हमारा, वहां हमारा शियर स्ट्रेस क्या है, 0। तो अगर जेड प्लेन में हमारा शियर स्ट्रेस 0 है, तो जो जेड प्लेन में जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। तो सिग्मा जेड जेड को हम क्या बोल सकते हैं, सिग्मा 3। मतलब हमारा ये जेड डायरेक्शन में या फिर जेड प्लेन में मैक्सिमम स्ट्रेस है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस प्लेन में हमारा शियर स्ट्रेस क्या है, 0, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मतलब क्या बोल रहा है निकालने के लिए, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। ये 3 चीज हमें निकालने का रहा है, जहां हम लोगों ने सिग्मा 3 का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया। क्यों, क्योंकि हमारा शियर स्ट्रेस क्या है, 0। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग जानते हैं, यहां पर ये लिख दीजिएगा इस स्टेटमेंट को, कि सिंस
शियर स्ट्रेस इन जेड प्लेन इज इक्वल टू 0, इसीलिए सिग्मा जेड जेड इज इक्वल टू सिग्मा 3 इज इक्वल टू 55 मेगा पास्कल। ठीक है, अब लिखिएगा वी नो दैट हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं जिसमें सिग्मा 1 और 2 निकलता था। कैसे निकलता था? 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया गया था और वीडियो में भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया गया है। तो क्या जानते हैं हम लोग? 1/2 सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना है डियर स्टूडेंट्स? 100 मेगा पास्कल माइनस 86 है प्लस माइनस अंडर रूट 100 प्लस 86 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 60 का होल स्क्वायर। इसको देखिए, प्लस रखेंगे तो सिग्मा 1 निकलेगा और माइनस रखेंगे तो सिग्मा 2 निकलेगा। जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारा सिग्मा 1 का वैल्यू आ जाएगा, सिग्मा 1 आएगा 117। आप एक बार खुद वीडियो का पॉज करके कैलकुलेट कर लीजिएगा, साथ में करते चलोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप वीडियो को पॉज करके लिख लोगे बस, छोड़ के बाद में कर लेंगे तो बात कभी नहीं आता है। ठीक है, 117.67 मेगा पास्कल। और हाँ, कैलकुलेशन अगर मेरा गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं मैं सही ही करूंगा, बट प्रोसीजर यही है और कैलकुलेशन में 99% चांस है कि सही ही हो। ठीक है, और सिग्मा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? सिग्मा 2 हमारा आएगा -103.67 मेगा पास्कल। ये टेंसाइल हो जाएगा, ये कंप्रेसिव हो जाएगा। और सिग्मा 3 हमारा ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं 55 मेगा पास्कल, और ये भी क्या है? टेंसाइल। तो ये हमारा जो पहला था उसका आंसर आ गया कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या क्या होंगे, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। सेकंड निकालने कह रहा है हमें प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला कि tan 2 थीटा इक्वल टू 2 टाउ एक्स बाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। हम लोग जानते हैं 2 टाउ एक्स बाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। सॉल्व करेंगे 2 इंटू 60 अपॉन सिग्मा एक्स माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 186। यहां से वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू हमारा वैल्यू आ जाएगा 16.41 डिग्री। 16.41 डिग्री मतलब हमारा प्रिंसिपल प्लेन इस एंगल पर होगा। एक्चुअली में हमारा 2 थीटा का वैल्यू निकलता है यहां पर, तो 2 थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 32.82 डिग्री। तो हमारा प्रिंसिपल प्लेन कहां लाई कर रहा है? 32.82 डिग्री पर। थर्ड क्या बोलता है? फाइंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है? सबसे पहली बात करते हैं। अब यहां पर एक मैंने पॉइंट लिखवाया था, स्ट्रेस एट अ पॉइंट। जब मैं प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात कर रहा था और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात कर रहा था, तो मैंने एक बात बोला था कि एब्सोल्यूट और इन प्लेन टाउ मैक्सिमम। तो जहां वर्ड बोल दे इन अ बॉडी, इन अ पॉइंट या फिर डिजाइन, तो वहां हम लोग बात करेंगे किसका? एब्सोल्यूट टाउ मैक्सिमम का। अगर स्ट्रेस एट ए प्लेन बोलता तो हमें एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन में अलग अलग निकालना पड़ता। तो क्या बोलता है कि एब्सोल्यूट टाउ मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लार्जर ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बाई 2 सिग्मा बाई माइनस सिग्मा जेड बाई 2 और सिग्मा जेड माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 का मॉडुलस।
मतलब इन तीनों वैल्यू में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही एब्सोल्यूट टाउ मैक्सिमम होगा, ठीक है। सॉरी, सिग्मा 1 सिग्मा 2 होगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 3 और सिग्मा 1। तो अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 का वैल्यू आ जाएगा आपका 110.67/2, सॉरी बाई 2 नहीं, कॉमा 79.335 कॉमा 31.335, ठीक है। तो लार्जर वैल्यू क्या है हमारा 110.67। तो क्या बोल सकते हैं, टाउ मैक्स एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 110.67। अब हमारा जो फोर्थ है वो क्या बोलता है कि हमें निकालना है वो प्लेन जहां हमारा टाउ मैक्स एब्सोल्यूट इतना है। तो इसका कहता है कहानी कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइडेड बाई 2 टाउ एक्स वाई, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 57.16 डिग्री, ठीक है। तो हम लोगों ने 14 मार्क्स का क्वेश्चन कर लिया और देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी था। आप लोग आराम से मॉड्यूल नंबर 1 से ये क्वेश्चन था। तो बताइए कौन सा टॉपिक मॉड्यूल 1 में छूटा हुआ है। जो टॉपिक छूटा हुआ जिस पर आप लोग बात कर रहे हैं, रिटेनिंग वॉल और चिमनी हाइट, तो मैंने पढ़ा दिया डैम और रिटेनिंग वॉल का स्ट्रक्चर। वो क्या है ऑब्जेक्टिव, उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, वो जल्दी ही करवा देंगे। आप लोग लोड नहीं लीजिए, जितना देर उसको अच्छे से पढ़िए तो वो हम लोग पे छोड़िए, क्या करना है हम लोगों को। ये हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्प्ले हो रहा होगा और आप लोग का काम है कि उसको पॉज करो वीडियो को और खुद बनाने की कोशिश करो, क्योंकि आप लोगों ने सारा टॉपिक कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अ बार हैविंग अ डायमीटर। सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे करना क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, ये 3 में कहता है कि हमारे पास एक बार है जो कि दोनों साइड से क्या है हमारे पास फिक्स्ड। इसका डायमीटर कितना दे रखा है 20 mm, ठीक है। 3 सेक्शन है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। मैंने ए बी सी इसलिए कहा, उल्टा दिया हुआ, क्योंकि मेरा जो सॉल्यूशन मैं बनाऊंगा वो ए बी सी बन करके बनाऊंगा। आप लोग भी उसे वैसे ही पढ़ो, ठीक है। नंबरिंग में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या ये, इसका डिस्टेंस कितना है यहां से 2 मीटर और इसका डिस्टेंस कितना है यहां से 3 मीटर। साथ में एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी बना के रखा है। और ये कैसा मटेरियल है, इलास्टिक प्लास्टिक मटेरियल, इलास्टिक प्लास्टिक, ठीक है। तो अप टू सर्टेन पॉइंट ये क्या शो करेगा, इलास्टिक बिहेवियर, और देन ये कंप्लीट प्लास्टिक हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट प्लास्टिक मतलब बिना कोई लोड का डिफॉर्मेशन। एक क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में, याद करिएगा, उसमें एक ऑप्शन था ऐसा, ठीक है। ये जो एक्स एक्सिस है वे क्या है हमारा स्ट्रेन इन mm पर mm, ये हमारा क्या है स्ट्रेस इन मेगा पास्कल। ये जो वैल्यू है ये आपका 20 है, मतलब 20 मेगा पास्कल, और ये जो वैल्यू है वो 0.01 है mm पर mm, ठीक है। बोलता है ए बार हैविंग अ डायमीटर ऑफ 20 mm इज फिक्स्ड कनेक्टेड एट इट्स एंड एंड सपोर्टेड द एक्सियल लोड P। यहां पर एक एक्सियल लोड क्या है हमारा P, ठीक है। इफ द मटेरियल इज इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक, प्लास्टिक कैसा है हमारा परफेक्टली, ठीक है। एज सोन बाय स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम
डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट लोड P needed to cause segment CB to yield। बोलता क्या है कि अगर हम डेटा गिवन की बात करेंगे, डायग्राम बनाने के बाद हम क्या लिखेंगे, डेटा गिवन। डेटा गिवन में हमें डायमीटर देकर रखा है 20 mm, उसके बाद हमें S/T, ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन कितना दे रखा है 20 मेगापास्कल, ठीक है, स्ट्रेन कितना दे रखा है 0.01। इफ द मटेरियल डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट लोड P, हमें निकालना क्या है, टू कैलकुलेट P, स्मॉलेस्ट लोड P निकालना है सो दैट सेगमेंट CB यील्ड कर जाए, सेगमेंट CB क्या हो जाए, यील्ड कर जाए, ठीक है। और इफ दिस लोड इज रिलीज डिटरमाइन द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P, और हमें क्या बोल रहा है, पॉइंट C, सॉरी, और हमें क्या बोल रहा है निकालने के लिए, इसमें C है तो हम लोग क्या बोलेंगे, B की बात करेंगे, डेल्टा B की बात कर रहा है, मतलब B कितना डिस्प्लेस हो रहा है, ये हमें मतलब P भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट B भी निकालना है कि B कितना डिस्प्लेस हो रहा है, हमें ये निकालना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि जब अगर हम P को इंक्रीज करेंगे, समझिएगा कि अगर हम P को इंक्रीज करेंगे, P को अगर इंक्रीज करेंगे तो पहले हमारा ये सेगमेंट AB प्लास्टिक बनेगा, देन BC प्लास्टिक बनेगा। क्यों? क्योंकि AB छोटा है, ठीक है, पहले हमें ये प्लास्टिक बनेगा, उसके बाद ये प्लास्टिक बनेगा, ठीक है। तो लिखेंगे कि when we increase P segment AB will become plastic first, and then segment BC become प्लास्टिक। बट जो फोर्स होगा FA और FB वो क्या होगा, आपस में बराबर, ठीक है। तो बोलेंगे हम लोग यहां से FA इज इक्वल टू FB, और वैल्यू क्या होगा इसका, स्ट्रेस इनटू एरिया, यही होता है ना। तो क्या होगा ये, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं क्योंकि प्लास्टिसिटी, यील्डिंग के लिए प्लास्टिसिटी होना जरूरी है ना, तो हम लोग सब मैक्सिमम पे बात करेंगे क्योंकि इसके बाद क्या है, स्ट्रेस तो कॉमन है, तो हम लोग जो भी बात करेंगे इस पॉइंट पे बात करेंगे। तो स्ट्रेस कितना है हमारा 20 मेगापास्कल इंटू एरिया क्या हो जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर। डायमीटर क्या में हमारा mm में ही है, तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। जब सॉल्व करेंगे तो FA का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 6280 न्यूटन, 6280 न्यूटन। अब हम लोग करेंगे समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन x डायरेक्शन। ये क्या है हमारा, ये हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से पढ़े थे, बेसिक मैकेनिक्स फॉर विथ रिस्पेक्ट टू सॉम। वहां हम लोग ये बात किए थे कि आपका क्या कह सकते हैं उसको, कौन सा पॉइंट था, स्टैटिक इक्वेशन, ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर ये फोर्स P लग रहा है तो ये क्या जा रहा है, कंप्रेशन में जा रहा है, तो इस पर फोर्स FA कुछ ऐसे लगेगा, और इधर से जो फोर्स हमारा है FC कर दो इसको, ठीक है, इधर से जो फोर्स है हमारा वो क्या होगा, वो आपको ये टेंशन में है तो ये भी इधर लगेगा, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा FC। तो क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग क्या बोलेंगे कि FA डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो FA प्लस FC माइनस P इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हमें समझ में आया कि FA प्लस FC इज इक्वल टू P, और FA और FC क्या है, आपस में क्या है, बराबर। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स FA बोल दो या FC बोलो, बात तो बराबर है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 6280 न्यूटन। सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा
12,560 न्यूटन। तो पहला जो कैलकुलेशन था हमें पी निकालने का, वो हम लोगों ने पी निकाल लिया। पी इज इक्वल टू 12.56 किलो न्यूटन। ये हमारा पहला कैलकुलेशन, मतलब 7 नंबर का तो हम लोगों ने बना लिया। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं और देखते हैं आगे क्या है। बोलता है क्या कि डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन क्या हुआ होगा। हम लोग यहां पे निकालेंगे, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है। डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर हमारा डिफ्लेक्शन क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा बी इज इक्वल टू क्या होता है। डेल्टा बी, आप एक काम करो, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। डायग्राम में थोड़ा सुधार कर लेना। वहां जो डायग्राम में ए बी और सी, ए बी और सी दे रखा है, हम लोगों ने ए बी और सी माना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना कि बीसी में कहीं कंफ्यूज नहीं करना है। इसी जो भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं इस डायग्राम के बेसिस पर, ठीक है। तो डेल्टा बी क्या हो जाएगा, क्या होता है, स्ट्रेन इनटू लेंथ। हम लोग यही पढ़े हैं, डिफ्लेक्शन स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू स्ट्रेन इनटू एल। तो इस पॉइंट पर हमारा स्ट्रेन कितना है, 0.01। लेंथ कितना है, लेंथ कितना है हमारा, इंटू 3 मीटर। 3 मीटर क्या बोल सकते हैं, 3000 मिलीमीटर। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा डेल्टा सी, 30 mm, 30 mm, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि नाउ कंसीडरिंग reverse effect of P on the bar, जो इफेक्ट का क्या नाम है मेरा, प्लास्टिक इफेक्ट। देखिए यहां तक क्या था, अगर ये इलास्टिक था तो इतना mm डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन क्या बोल रहा है कि आफ्टर दिस पॉइंट ये क्या हो रहा है, प्लास्टिक हो रहा है। प्लास्टिक मतलब कुछ पॉइंट तक वापस होगा और कुछ छूट जाएगा, कुछ डिफॉर्मेशन परमानेंटली रह जाएगा। तो वो डिफॉर्मेशन निकाल रहे हैं कि कितना वो वापस आया, कितना वापस अंदर रिवर्स। यहां तक हम लोग फोर्स किया तो इतना 30 mm डिस्प्लेस हुआ, अब वो वापस कितना आया। अगर वापस वो कंप्लीट 30 आ जाता तो हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिक मटेरियल है। लेकिन ये क्या है, प्लास्टिक है, तो कुछ पहले तक यहाँ रुक जाएगा, तो उसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जितना ये कंप्रेस हुआ होगा उतना ही ये एक्सपैंड हुआ होगा। तो क्या बोलेंगे, डेल्टा ए बी इज इक्वल टू डेल्टा बी सी। जितना ये कंप्रेस हुआ होगा उतना ये एक्सपैंड किया होगा, ये तो हर कोई जानता है, ठीक है। तो डेल्टा ए बी क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बी एफ डैश ए एल अपॉन ए ई इज इक्वल टू एफ डैश सी एल अपॉन ए ई। देखिए एरिया और मटेरियल तो सेम है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां से हम लोग क्या बोल देंगे, एफ डैश ए इंटू लेंथ कितना है 2000 mm इज इक्वल टू एफ डैश सी इंटू लेंथ कितना है, सॉरी, एफ डैश सी इंटू लेंथ कितना है हमारा 3 इंटू 1000। ये 1000 कैंसल, हम लोग बोल सकते हैं यहां से एफ डैश ए इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स एफ डैश सी। इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2, और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। हम लोग बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इसको इसमें पुट करेंगे, एफ ए और एफ सी को पी के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहां से देखेंगे कि एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0.7
6 इंटू पी, और एफ डैश ए का वैल्यू आएगा हमारा 0.4 इंटू पी। ठीक है, अगर ये इलास्टिक होता तो एफ और एफ सी बराबर होता, लेकिन ये प्लास्टिक है इसलिए एफ और एफ सी अलग अलग हो गया। ठीक है, ये चीज को समझिएगा। तो अब हमें क्या निकालना है कि ये इसका वैल्यू क्या होगा, एफ बी का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा बी डैश इज इक्वल टू, देखिएगा इसका कितना वैल्यू, जितना एक्सपैंड करेगा उतना ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जाके इसका निकल इसका निकालिए, बात बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे, एफ ए डैश इंटू एल अपॉन ए ई, बात तो बराबर है ना, एफ एल डैश अपॉन ए बोलो, एफ सी डैश अपॉन ए बोलो, बात तो बराबर है। इस पॉइंट का डिफ्लेक्शन या तो इससे निकालो या तो इससे निकालो, बात हमारा क्या है, बराबर। तो एफ ए डैश हमारा कितना निकला, 0.4 इंटू पी का हम लोगों ने वैल्यू कितना निकाला, 12,560 न्यूटन, इंटू हमारा लेंथ कितना है, ये 2000 mm। ठीक है, ये कितना है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। टू 2000 mm अपॉन एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, पाई बाई 4 इंटू 20 का स्क्वायर, इंटू ई हमारा क्या निकला, ई हमारा क्या है 20 मेगा पास्कल, क्या है हमारा ई 20 मेगा पास्कल। ठीक है, सॉरी क्या है हमारा सिग्मा है, हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन स्ट्रेन। तो हमें ई का वैल्यू निकालना है, तो ई कितना निकलेगा 20 अपॉन 0.01। इसको आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा बी का कुछ वैल्यू आएगा, डेल्टा मेरे पास कैलकुलेशन नहीं किया हुआ है, तो डेल्टा बी डैश का कुछ वैल्यू आएगा, वो आपको निकाल लेना है। मतलब इसका ये कहने का मतलब है कि जब हमारा बॉडी इलास्टिक था तो 30 mm का डिफ्लेक्शन हुआ पॉइंट बी का। ठीक है, अब पॉइंट बी इधर गया होगा या फिर इधर आया होगा, क्या बोल रहा है 30 mm, 30 mm मतलब ये आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ होगा। ठीक है, पॉइंट बी इधर आया होगा 30 mm, लेकिन जब ये मटेरियल हमारा प्लास्टिक हो जाता है तो ये वापस कुछ आता है और कुछ समय तक आकर के रुक जाता है। मतलब ये जो यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट था, ये हमारा क्या है डेल्टा बी, और जो वापस गया वो कितना है डेल्टा बी डैश। तो जो बचा वही तो हमारा एक्स्ट्रा हुआ ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है निकालने के लिए कि डिटरमाइन द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, तो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट तो यही है ना हमारा, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट तो यही है, तो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा बी माइनस डेल्टा बी डैश। फिर से मैं एक चीज आप लोग को बोल रहा हूं, क्वेश्चन में इसे सी बोला है इसे बी बोला है, तो वहां क्या बोला है डिटरमाइन द परमानेंट डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट सी, लेकिन मैंने जो डायग्राम बनाया है उसे यहाँ बी बोला है और ये सी बोला है, तो वो चीज आपको ध्यान देना है। मैं कमेंट में ये नहीं देखना चाहता हूं कि सर उल्टा हो गया है, मैंने उल्टा जानबूझकर बनाया है ताकि आप लोग आगे, मैं 3 बार बता चुका हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। आप वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, खुद से भी सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज के क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद का जो होगा पार्ट 2 में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्या क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, एक बार आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप आगे देखोगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 2014 T6 एल्यूमिनियम ट्यूब, ये इससे क्या मतलब है 2014 T6, ये आप जब डिजाइन करोगे ना तो वहां पर आपको अल्फा ई का वैल्यू नहीं देगा, वो आपको क्या करेगा लॉग बुक से या टेबल से आपको निकालना होगा, बट क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, तो ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है 2014 T6 एल्यूमिनियम ट्यूब,
हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 500 mm²। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको हम समझाएंगे, ठीक है। तो साथ में डायग्राम आप भी बनाते हुए चलना। देखिए ये हमारा क्या है डायग्राम, बोलता है क्या है, एक एल्यूमिनियम ट्यूब है, हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 500 mm² इज यूज्ड एज ए स्लीव। डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है, ये हमारा क्या है, एक एल्यूमिनियम ट्यूब है, जिसे हम लोग क्या बोले हैं इस क्वेश्चन में, क्या हमारा है, स्लीव है, जिसका डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है। हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ स्लीव कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 500 mm²। बोलता है ए 36 स्टील बोल्ट हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 300 mm²। मतलब ये हमारा क्या है, एक बोल्ट है, ये हमारा क्या है, बोल्ट है, और एरिया ऑफ बोल्ट दे रखा है 300 mm², ठीक है। उसके बाद बोलता है कि व्हेन द टेम्परेचर इज T1, क्वेश्चन में हमें T1 गिवन है, T1 का वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस। The nut holds the assembly in a snug position such that the axial force in the bolt is negligible। मतलब कि जब 30 डिग्री सेल्सियस है तो ना कोई एक्सपेंशन हुआ है ना कॉन्ट्रैक्शन हुआ, टेम्परेचर इन्वॉल्व हुआ, मतलब थर्मल स्ट्रेस की बात कर रहा है। थर्मल स्ट्रेस आप लोग को हम पढ़ा रखे हैं, सिलेबस मत बोलेगा वीडियो नहीं है सर, ठीक है। तो बोलता है कि जब T1 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस है, ये अपना ओरिजिनल कंडीशन में है, ना कोई टेंशन है ना कोई कंप्रेशन है, ठीक है। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू T2, जब टेम्परेचर T2 हो गया तो क्या हो गया, ये 100 डिग्री सेल्सियस। तो बोलता है डिटरमाइन द फोर्स इन द बोल्ट एंड स्लीव। अब बोल्ट और स्लीव में कितना फोर्स रहा, हमें और क्या देख रखा है, अल्फा ऑफ बोल्ट इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। अल्फा ऑफ स्लीव दे रखा है 23 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। ई ऑफ बोल्ट दे रखा है 200 गीगा पास्कल, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल। और ई ऑफ स्लीव दे रखा है हमारे पास 73 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है और हमें निकालना क्या है कि जब टेम्परेचर 100 हो रहा है तो क्या होगा फोर्स बोल्ट और स्लीव में। तो इसे समझने के लिए हम क्या समझते हैं, सबसे पहला इसका सेक्शनल व्यू काट कर देखते हैं, ठीक है। सेक्शनल व्यू काटते हैं तो मान लीजिए ये हमारा डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ये हमारा स्लीव है और ये हमारा बोल्ट है। अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फा ऑफ स्लीव इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ बोल्ट। अल्फा ऑफ स्लीव इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ बोल्ट। अल्फा का मतलब क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जिसका ज्यादा अल्फा होगा वो ज्यादा एक्सपैंड करेगा, जिसका कम अल्फा होगा वो कम एक्सपैंड करेगा, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो जब स्लीव का अल्फा ज्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ाने से स्लीव बढ़ना चाहेगा, ठीक है। जब स्लीव बढ़ना चाहेगा और ये क्या करेगा, उसके रिस्पेक्ट में कम बढ़ेगा। थर्मल स्ट्रेस में मैंने समझा चुका था पैरेलल कनेक्शन की बात। तो स्लीव क्या चाहेगा, बढ़ना, बट ये चाहेगा इसको वापस खींचना। फॉर एग्जाम्पल अगर ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है और ये चाहेगा हम आगे की ओर बढ़ें और ये कम ही बढ़ रहा है लेकिन टूट नहीं रहा है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, तो ये क्या चाहेगा, इसको अंदर की ओर खींचना और ये चाहेगा इसको बाहर की ओर खींचना, ठीक है। तो स्लीव पर फोर्स कैसे लगेगा, टुवर्ड्स अपवर्ड। ये क्या हमारा हो गया, इसका नाम हम लोग रख दिए फोर्स ऑन स्लीव। क्यों, क्योंकि ये नीचे की ओर तो जाना चाह रहा है, एक्सपैंड करना चाह रहा है, लेकिन ये है इसको ऊपर की ओर खींच रहा है। कहां जा रहे हो, पहले हम जाएंगे तब ना। और ये चाह रहा है कम जाने के लिए, लिमिट कर रहा है, बट ये चाह रहा है कि बाबा तुम भी मेरे साथ चलो, कैसे नहीं चलोगे। तो इस पर फोर्स लग रहा है नीचे की ओर और उसे क्या बोल देंगे, एफ बी। अब क्या करेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कहता है अगर हम अपवर्ड को पॉजिटिव मानकर चल रहे हैं तो समेशन ऑफ एफ बाई इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो एफ एस माइनस एफ बी इज इक्वल टू 0, तो क्या बोल देंगे, एफ एस इज इक्वल टू एफ बी। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1।
यहां तक समझ में आ गया। अब समझते हैं इस चीज को कि अब इस कंडीशन में हमारा एक नया कंसेप्ट आएगा और उसका हम लोग नाम दिए हैं क्या, उसका नाम है कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन याद करिए, कहीं मैंने बोला होगा, कहां बोला था कि जब स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम हमारे पास आ जाए जिसका क्या नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, तो वहां इक्वेशन और वेरिएबल के नंबर को बराबर करने के लिए हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लाते थे। ठीक है, तो टर्म आता है यहां पर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कहता है कि डिफ्लेक्शन ऑफ बोल्ट इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन ऑफ स्लिप। जितना बोल्ट डिफ्लेक्ट करेगा उतना ही स्लिप भी डिफ्लेक्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, टूट तो रहा है, कनेक्शन तो फिक्स है ना, वो कैसे टूट जाएगा। तो बात करते हैं कितना कितना डिफ्लेक्शन हुआ होगा। तो मैं इसे थोड़ा इधर लिखता हूं ताकि मैं इसी डायग्राम में बना दूं, नया डायग्राम बनाने की जरूरत ना पड़े। समेशन ऑफ एफ बाई इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा यहां से एफ एस इज इक्वल टू एफ बी। इक्वेशन नंबर 1, इस पर फोर्स लग रहा है एफ एस और इस पर फोर्स लग रहा है एफ बी। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि हमारा ये था आपका इनिशियल पोजीशन, ये हमारा क्या है इनिशियल पोजीशन, और कुछ मान लेते हैं ये हमारा रह गया होगा फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमारा ये बोल्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ स्लीप होता, तो स्लीप पर थर्मल स्ट्रेस सिर्फ लगता और तो कोई स्ट्रेस नहीं लगता। रिडंडेंट फोर्स के कारण कोई स्ट्रेस नहीं। रिडंडेंट फोर्स मतलब वो फोर्स जो ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो वो फोर्स तो आ नहीं रहा था। तो ये क्या करता, जब इसका एक्सपेंशन होता तो ये एक्सपैंड करके कुछ यहां तक जाता, यहां से एक्सपैंड करके यहां तक आता, और इसे क्या बोल देंगे हम लोग डेल्टा ऑफ स्लीप ड्यू टू टेम्परेचर, डेल्टा ऑफ स्लीप ड्यू टू टेम्परेचर। बट रिडंडेंट फोर्स के कारण इसका जो है वो ऊपर की ओर लग रहा है एक फोर्स, और उस फोर्स के कारण यही फोर्स एफएस के कारण क्या रिडंडेंट फोर्स, तो एफएस के कारण ये डिफ्लेक्शन ऊपर की ओर लग रहा है, तो इसका क्या हम लोग बोल देंगे डेल्टा ऑफ स्लीप ड्यू टू फोर्स। अब बात करते हैं बोल्ट की। तो बोल्ट अगर मान लेते हैं ये हमारा इनिशियल पोजीशन था, अगर सिर्फ और सिर्फ बोल्ट होता तो वो क्या करता, टेम्परेचर के कारण थोड़ा सा नीचे आता और उसे क्या बोलेंगे डेल्टा ऑफ बोल्ट ड्यू टू टेम्परेचर। बट इस बोल्ट को ये रिडंडेंट फोर्स जो एफ बी है वो नीचे की ओर खींच रहा है, और ये खींचकर कहां तक ला रहा है फाइनल पोजीशन, और ये हो गया टेम्परेचर ऑफ बोल्ट ड्यू टू रिडंडेंट फोर्स। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। तो डेल्टा फाइनल तो यही है ना, तो डेल्टा बी इज इक्वल टू डेल्टा एस हो गया। तो डेल्टा बी क्या है हमारा, अगर डेल्टा बी की बात करेंगे तो डेल्टा बी हमारा क्या था, ये टेम्परेचर प्लस फोर्स दोनों को मिलाकर के बोल्ट डिफ्लेक्ट हुआ है। तो टेम्परेचर जो होता है डेल्टा बी का वैल्यू क्या होता है ड्यू टू टेम्परेचर, सॉरी थर्मल स्ट्रेस, थर्मल डिफ्लेक्शन क्या होता है अल्फा डेल्टा टी एल, और आपका फोर्स किसी फोर्स का कारण क्या होता है पीएल अपॉन ए, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो इसमें जो होगा वो क्या हो जाएगा डेल्टा बी ड्यू टू टेम्परेचर प्लस डेल्टा बी ड्यू टू फोर्स इज इक्वल टू, इसमें क्या हो रहा है डेल्टा ऑफ स्लीप ड्यू टू टेम्परेचर माइनस डेल्टा ऑफ स्लीप ड्यू टू फोर्स। तो डेल्टा बी ड्यू टू टेम्परेचर क्या हो जाएगा अल्फा बी, और अल्फा बी का वैल्यू कितना है 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू डेल्टा टी 100 में से 30 गया कितना हो गया 70 इंटू एल, प्लस डेल्टा बी होता है पीएल अपॉन ए, तो पीएल इस पर कौन सा फोर्स लगेगा एफ बी इंटू एल अपॉन एरिया, बोल्ट का एरिया देख रखा है क्वेश्चन में कितना है 300 mm स्क्वायर, इंटू ई का वैल्यू देख रखा है बोल्ट के लिए 2 इंटू 10 टू द पावर 5, 2 इंटू 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू
डेल्टा एस क्या हो जाएगा ड्यू टेम्परेचर, अल्फा ऑफ एस, अल्फा ऑफ एस कितना है 23 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डेल्टा टी 70 इंटू एल, तो सेम है दोनों का, माइनस एफ एस इंटू एल अपॉन एरिया कितना दे रखा है क्वेश्चन में 500 इंटू ई कितना दे रखा है 73 इंटू 10⁻3। ठीक है, ये आपका एल, ये एल, ये एल और ये एल कैंसल, और हम लोग जानते हैं कि एफ बी इज इक्वल टू एफ एस इज इक्वल टू एफ फ्रॉम इक्वेशन 1। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारा एफ का जो वैल्यू आएगा, एफ इज इक्वल टू एफ एस इज इक्वल टू एफ बी का जो वैल्यू आएगा वो होगा आपका 17.82 किलो न्यूटन, 17.82 किलो न्यूटन। निकालने क्या कह रहा है इसमें हमारा कि डिटरमाइन द फोर्स इन द बोल्ट एंड स्लीव, तो कितना कितना फोर्स बोल्ट और स्लीव में लगा 17.82 किलो न्यूटन। तो हम लोगों ने अभी तक 56 नंबर का सॉल्यूशन बना लिया 14 14 14 14। अब बताइए इनमें से ऐसा कौन सा टॉपिक था जो आप लोग नहीं पढ़े हैं या फिर वीडियो में कवर नहीं हुआ है। तो ऐसे जब आगे हम लोग करेंगे ना तो आगे भी हम लोग वही देखेंगे कि सारा लेक्चर, सारा जो वीडियो लेक्चर है उसी से क्वेश्चन है, कोई बाहर वीडियो लेक्चर नहीं है। तो आप लोग उस पर कंप्लीटली फोकस करिए। बट चूंकि हम लोग दायित्व उठाए हैं कंप्लीट 100% सिलेबस कवरेज का, हम लोग वो भी करेंगे, लेकिन जो पहले इंपॉर्टेंट था वो हम लोगों ने कर रखा है। अब उस आपका क्या काम है उसी को बार बार पढ़ना। जब एग्जामिनेशन आपका नजदीक हो, जैसे कि एग्जाम का शेड्यूल आ गया हो या फिर 10 दिन 5 दिन बचा हुआ हो, तो जो टॉपिक नहीं कवर हुआ है ना वो आप लोग कर लेना, क्योंकि वो थ्योरी है। अब क्या है हमारा मॉड्यूल नंबर 1 में एनालिसिस ऑफ रिटेनिंग वॉल्स। तो क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्स, उसमें थोड़ा न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल आ गया जो आना था। एनालिसिस ऑफ डैम्स क्या है, चिमनी पढ़ा दिए ना, चिमनी से क्वेश्चन आता है, डैम से नहीं आता है यार, तो क्यों डैम्स को पढ़ोगे। लास्ट में जब एग्जामिनेशन आपका आने को रहेगा थ्योरी कर लेना ताकि वहां जाकर के लिख लो। और ऐसा नहीं डैम्स और जो आपका रिटेनिंग वॉल्स है ये सबसे गेट और ईएस डिफरेंट पीएसयू या फिर अदर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आता है, तो क्यों पढ़ोगे उसको। ठीक है, लास्ट में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना। यहां तक कोई भी आपको अगर डाउट आया हो कि सर इस पार्टिकुलर टॉपिक में आपका डाउट है या फिर सर यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है और आपने ऐसे पढ़ाया है, तो हमें आप YouTube के कमेंट सेक्शन से बता सकते हो। ठीक है, अगर आप एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हो हमारा एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन पर्सनल चैट से मैसेज करना। ग्रुप चैट में करोगे उतना ध्यान नहीं जाता है, पर्सनल में ध्यान जाता है, आपको बता दिया जाएगा। या फिर हमारा नंबर है 7277084298, ये हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट का नंबर है। आप इस पर व्हाट्सअप करोगे विद द नेम ऑफ सब्जेक्ट, फैकल्टी एंड डाउट। तो ये नंबर हमारे ऑफिस में रहता है, हमारे ऑफिस का एग्जीक्यूटिव उनके पास होता है। आप सब्जेक्ट फैकल्टी डाउट करोगे तो वो रिस्पेक्टिव फैकल्टी तक आपका डाउट पहुंचा देंगे और उसी चैनल से आपका सॉल्यूशन आप तक मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हुआ होगा, समझ में आया होगा, तो काइंडली वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और अगर डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारा एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर, लिंक वीडियो में मिल जाएगा। आप उस चीज को जाकर वहां सब्सक्राइब करिए और डिटेल में पढ़िए। फी बहुत ही मिनिमम है, आप जाकर के देखो, आपको अच्छा लगे आप सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे का टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, स्टे हेल्दी, थैंक यू, गुड बाय।